हेलो, गुड मॉर्निंग। आज के हमारे अध्ययन का विषय है इंटरवेंशन यानी कि हस्तक्षेप। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र को किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक मामलों में या घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होते हैं। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ में को भी किसी भी राज्य के घरेलू क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। अगर हम पंचशील के सिद्धांतों की बात करें तो उसमें से एक सिद्धांत हस्तक्षेप पर का भी है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कोई राज्य अन्य जो दूसरा राज्य है उसके मामलों में दखल देता है या कोई ऐसा काम करने के लिए बाधित करता है जो उसकी इच्छा के विरुद्ध हो। इसी प्रकार के दखल को हम हस्तक्षेप कहते हैं। तो हम हस्तक्षेप से क्या अभिप्राय लगाएं कि जब एक राज्य दो राज्यों के पारस्परिक संबंधों में या उन दोनों में से किसी एक राज्य के विषय में बिना किसी एक की सहमति के दखल देता है तो उसे हस्तक्षेप कहते हैं। अर्थात एक राज्य यदि किसी अन्य राज्य के आंतरिक विषयों में बिना उसकी सहमति के उसकी आंतरिक दशा को स्थापित रखने या उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करता है या दखल देता है तो उसे हम हस्तक्षेप कहते हैं। ओपेनहीम के अनुसार इसकी परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि हस्तक्षेप एक तानाशाही दखलंदाजी है जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के मामलों को पलटने के लिए करता है। इंटरवेंशन इज डिक्टेटोरियल इंटरफेरेंस बाय अ स्टेट इन द अफेयर्स ऑफ अनदर स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग और अलर्टिंग द एक्चुअल कंडीशन ऑफ थिंग्स। इसी प्रकार से जैक्सन ने कहा है कि हस्तक्षेप एक तानाशाही या आदेशात्मक अभिव्यक्ति है जो एक राज्य की स्वतंत्रता के विरुद्ध होती है। इसी प्रकार से लॉरेंस के अनुसार ऐसे कार्य को हस्तक्षेप कहा जाता है जो कि किसी राज्य के आंतरिक मामलों में बिना उसकी सहमति के दखलंदाजी देता हो। तो इस प्रकार से हस्तक्षेप एक शत्रुतापूर्ण कार्यवाही है क्योंकि ऐसा करने से राज्य की स्वतंत्रता पर आक्रमण होता है। कानून में इस कार्य की स्थिति छलात्मक है। जिस राज्य के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जाता है यदि उसकी इच्छा से हस्तक्षेप न किया जाए तो उसे युद्ध का कार्य समझा जाता है। स्टार का कथन है कि साधारणतया अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी दूसरे राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने को मना करते हैं। यहाँ इस हस्तक्षेप का तात्पर्य साधारण दखल देने, मध्यस्थता या राजनीतिक सुझाव से कहीं अधिक बलवान होता है। और जहाँ तक निषेध का प्रश्न है इसमें अधिनायक से भरा हस्तक्षेप होता है। इसका प्रभावित करने वाले राज्य की इच्छाओं के विरुद्ध प्रभाव पड़ता है और प्राय सदैव ही ऐसा होता है। और ये भी आवश्यक नहीं है कि बल प्रयोग किया जाए, परंतु हस्तक्षेप में बल प्रयोग की क्या होती है, विद्यमान धमकी रहती है। तो हस्तक्षेप में दो चीज़ें होती है। पहली तो है आदेश, अर्थात राज्य की इच्छा के विरुद्ध उसे कुछ करने या न करने को विवश किया जाए, और दूसरा है निर्देश, जिसमें कि राज्य की किसी नीति या कार्य का निर्धारण उस बाह्य आदेश से हो जिसे लेखकों ने राज्य की स्वतंत्रता या संप्रभुता का ह्रास माना है। क्यों माना है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जहाँ जो राज्य के पास संप्रभुता होती है वो किसी अन्य राज्य का आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं हो, किसी अन्य राज्य की किसी नीति या उसके कार्य का निर्धारण जो किसी अन्य राज्य ने किया है उसे वो मानने के लिए बाध्य ना हो। इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि हस्तक्षेप में तीन चीज़ें होती है। पहली, हस्तक्षेप एक शत्रुतापूर्ण कार्यवाही है।
क्योंकि जो राज्य आपके इसमें हस्तक्षेप कर रहा है वो क्या है, शत्रु है, और एक शत्रुतापूर्ण कार्यवाही है कि वह किसी अन्य राज्य को वो कार्य करने के लिए बाधित कर रहा है जो अन्यथा वो करता या नहीं करता। दूसरा, हस्तक्षेप केवल परामर्श या मध्यस्थता नहीं होती। यदि कोई राज्य किसी अन्य राज्य में के मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है तो वो मध्यस्थता नहीं है, ना ही कोई परामर्श है, ये सीधे से दूसरे राज्य के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी है। इसी प्रकार से हस्तक्षेप द्वारा एक राज्य दूसरे राज्य के मामलों में शक्ति का प्रयोग करता है, क्योंकि वो हस्तक्षेप किसके माध्यम से करेगा, शक्ति के माध्यम से। अब ये बात अलग है कि यदि वो शक्ति का प्रयोग नहीं भी करता है तो उसमें शक्ति की या बल प्रयोग की धमकी हमेशा विद्यमान होती है, और अपने हस्तक्षेप को सही ठहराने के लिए या अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वह हस्तक्षेप करता ही है। अब बात करते हैं हम काइंड्स ऑफ इंटरवेंशन की, कौन कौन से इंटरवेंशन के कार्य हैं, प्रकार हैं। तो इसके 4 प्रकार हैं। पहला तो है कूटनीतिक हस्तक्षेप। इसका तात्पर्य होता है कि जब एक राज्य दूसरे राज्य पर राजनीतिक दबाव बनाता है और जो भी संधि या समझौता है उसकी शर्तों को जबरदस्ती पूरा करता है तो उसे कूटनीतिक हस्तक्षेप कहते हैं। जैसे सन 1895 में रूस, फ्रांस और जर्मनी ने जापान पर अपना कूटनीतिक प्रभाव डालकर उसे इस बात के लिए मजबूर किया था कि संधि द्वारा दिया गया लियाओटुंग का प्रायद्वीप चीन को लौटा दिया जाए। इसी प्रकार से आंतरिक हस्तक्षेप, जब 2 राज्यों में पारस्परिक संघर्ष हो तो ऐसी दशा में दोनों में से किसी एक को सहायता दी जाए। जैसे जब दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया में पारस्परिक युद्ध हुआ तब उत्तरी कोरिया को सहायता प्रदान कर चीन ने हस्तक्षेप किया। इसी प्रकार से पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के मध्य संघर्ष हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान में 1971 में भारतीय सेना ने ऐसा ही हस्तक्षेप किया, तो उसे हम क्या कहेंगे, आंतरिक हस्तक्षेप। इसी प्रकार से बाह्य हस्तक्षेप के अंतर्गत जब 2 राज्यों में युद्ध हो और युद्ध करने वाले देश के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित हुआ जाए तो उसे बाह्य हस्तक्षेप कहते हैं। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन और जर्मनी के बीच जब युद्ध हुआ तो इटली ने जर्मनी की सहायता की और उसकी ओर से युद्ध में भाग लिया। इसी प्रकार से दंडात्मक हस्तक्षेप के अंतर्गत जब कोई राज्य किसी राज्य को हानि पहुंचाता या संधि भंग करता है तो राज्य इस कार्य का बदला लेने के लिए, उसे दंड देने के लिए जो कार्यवाही करता है वह दंडात्मक कार्यवाही कही जाती है। क्योंकि कभी कभी किसी राज्य को संधि का पालन करने पर मजबूर करने के लिए उसका शांतिपूर्वक तटावरोध, पैसिफिक ब्लॉकेड कर दिया जाता है तो उसे हम दंडात्मक हस्तक्षेप कहते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग बलिष्ठ राज्यों द्वारा निर्बल राज्यों पर किया जाता है। अब है तो इस प्रकार से हमने देखा कि हस्तक्षेप जो है वो बहुत सारे कारणों से किया जाता है। जैसे खुद की रक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए कर सकते हैं, संधियों को बलपूर्वक लागू कराने के लिए कर सकते हैं, मानवीयता के नाम पर हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, या फिर शक्ति संतुलन के लिए भी हम हस्तक्षेप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हस्तक्षेप किया जाए तो उसके क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक प्रभाव होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है तो वो सही नहीं होता है, क्योंकि राज्यों की समानता और स्वतंत्रता इस नियम पर आधारित होती है कि कोई भी राज्य किसी दूसरे राज्य के आंतरिक या बाह्य मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
इस प्रकार से हस्तक्षेप एक शत्रुतापूर्ण कार्यवाही होती है, क्योंकि ऐसा करने से राज्य की स्वतंत्रता पर आक्रमण होता है। कानून में इस कार्य की स्थिति छलात्मक होती है। इसी प्रकार से जैसा कि ब्रियरली ने कहा है कि एक अन्य राज्यों के आंतरिक या वैदेशिक विषयों में दखल देने के ऐसे कार्यों तक सीमित है कि जिनसे राज्य की स्वतंत्रता भंग होती है। एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य को उसके द्वारा स्वयं किए जाने वाले कार्य के विषय में केवल राय देना, इस अर्थ में हस्तक्षेप नहीं कहा जा सकता। हस्तक्षेप का स्वरूप आज्ञात्मक होना चाहिए, या तो ये बलपूर्वक किया जाना चाहिए या इसके पीछे बल की धमकी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हस्तक्षेप के अंतर्गत आज हमने देखा कि उसके लिए दो चीज़ें जरूरी है, या तो शक्ति और या फिर बल की प्रत्यक्ष बल का प्रयोग करना, या फिर इनडायरेक्टली बल की धमकी होती है। तो हस्तक्षेप जो है वह ना तो यूएनओ के चार्टर के अकॉर्डिंग सही है और ना ही पंचशील के सिद्धांतों के अंतर्गत सही है। कल हम इसके हस्तक्षेप करने के कारण के बारे में अध्ययन करेंगे, ग्राउंड ऑफ इंटरवेंशन। जैसे यूएनओ के चार्टर के अनुसार कई राज्य सामूहिक रूप से किसी राज्य के मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं। जैसे 1950 में कई राज्यों ने मिलकर कोरिया के मामले में हस्तक्षेप किया था। इसी प्रकार से जून 1950 में दक्षिणी कोरिया पर उत्तरी कोरिया का आक्रमण होने पर सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव द्वारा सदस्य राज्यों को कोरिया गणराज्य की ऐसी सहायता देने की सिफारिश की जो सशस्त्र आक्रमण का सामना कर सके और अंतर्राष्ट्रीय शांति की पुनर्स्थापना हो सके। इसी प्रकार से यदि विदेश में रहने वाले नागरिकों की या उनकी संपत्ति की रक्षा करने के लिए हस्तक्षेप किया जाए तो वह हस्तक्षेप वैध माना जाएगा। तो हम देखते हैं कि हस्तक्षेप करने के बहुत सारे कारण होते हैं और इनके अंतर्गत कोई भी जो कारण है वो हस्तक्षेप हो सकता है।